Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about economic liberal and protectionist model. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So सबसे पहले इकोनॉमिक लिबरल अप्रोच समझते हैं. तो देखिए इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है, इट इज़ द पॉलिसी वेयर द गवर्नमेंट इम्पोजेज minimum trade barriers on import or export of goods. They promote global competition which forms the basis of globalization. अगर सरल शब्दों में कहें तो ये हमारा देश है, ये हमारी देश की टेरिटरी है. और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए इकोनॉमिक लिबरल अप्रोच की, तो इसका मतलब ये है कि आराम से हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं. जो भी हमारे के देश का इम्पोर्टर है उस पर बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शन है कहीं बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए, और हमारे देश का जो एक्सपोर्टर है वो आराम से बाहर के देशों में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर पा रहा है. इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक लिबरल अप्रोच. जब सरकार कोई ज़्यादा अपने तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, जब सरकार लिबरल अप्रोच रखती है टुवार्ड्स प्राइवेट बिजनेसमैन, टुवार्ड्स बिजनेस हाउसेस, ताकि वो आराम से देश के अंदर ट्रेड कर सके बिना किसी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के, और ज़रूरत पड़े तो देश के बाहर भी ट्रेड कर सकें एज़ पर देयर इंटरेस्ट. सो दैट इज़ वाई जब इकोनॉमिक लिबरल अप्रोच अपनाती है सरकार इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, तो दैट ऑटोमेटिकली लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मतलब व्हेन द बिजनेसेस ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री इंटीग्रेट विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. इस इकोनॉमिक लिबरल अप्रोच से फ़ायदा क्या हो सकता है? देखो, इससे कंपटीशन बढ़ता है. ऑफ कोर्स हमारे देश का कोई भी मैन्युफैक्चरर है, अगर उसको वो बाहर में अपना सामान बेच सकता है तो बाहर वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपना सामान हमारे देश में लेकर के आएंगे. तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनेगा, और इससे फिर हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो कंपटीशन के कारण वो अपने आप को अपग्रेड करेगा. और इस तरीके से ओवरऑल एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम में हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव होगी, कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगी, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, और लोगों की भी लाइफस्टाइल इसी हिसाब से और इम्प्रूव होते रहेगी. फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारे यहाँ पे मारुति कार बनती थी, वो इंडिया की कंपनी है. 1980s में इस तरह की कुछ मारुति कार होती थी, और जब 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमने विदेशी कंपनियों को अलाउ कर दिया कि वो आराम से बिना ज़्यादा किसी रिस्ट्रिक्शन के हमारे देश में आकर के अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं. So this was done according to an economic liberal approach adopted by Government of India in 1991, जिसको हम लोग कहते हैं LPG रिफॉर्म्स. तो इस तरह से सुजुकी की गाड़ियाँ, टोयोटा की गाड़ियाँ और सारी फोक्सवैगन की गाड़ियाँ ये सब इंडिया में आने लगी. ये फॉरेन कंपनियाँ हैं. तो इस कारण से मारुति को भी कंपटीशन फेस करना पड़ा, और मारुति ने अपने आप को अपग्रेड किया. और मारुति आजकल फिर अब अंडर द प्रेशर ऑफ दिस फॉरेन ब्रांड्स मारुति ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है. व्हेन दीज फॉरेन ब्रांड्स केम टू इंडिया, मारुति हैज अपग्रेडेड. ये एक आप देख सकते हैं एक डेबो वर्जन जैसा है, जिसमें आप देख सकते हैं 2021 में किस तरह की मारुति 800 आएगी. तो ये जो मारुति 800 का अपग्रेडेशन है, मोर और लेस इट कैन बी ascribed टू द कॉम्पिटिशन दैट इट फेस्ड फ्रॉम द फॉरेन प्लेयर्स. अगर हमने प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपनाया रखा होता, अगर फॉरेन प्लेयर्स को घुसने नहीं दिया होता हमारे देश में, तो हो सकता है कि इस लेवल का अपग्रेडेशन नहीं आता. तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हुए हैं. हमारे देश की कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स की कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हुई है, और ओवरऑल लोगों को बेहतर गुड्स एंड सर्विसेज एंजॉय करने को मिल रहा है. लेकिन इकोनॉमिक लिबरल अप्रोच के अपने चैलेंजेज भी हो सकते हैं. जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो इंटरनेशनल बिजनेस कंपटीशन को सरवाइव नहीं कर पाया, अगर इंटरनेशनल कंपटीशन को अगर वो फेस नहीं कर पाया, तो वो धीरे धीरे वो मार्केट से बाहर हो जाएगा और धीरे धीरे वो शट डाउन हो जाएगा. और फिर बाहर की जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे हमारे देश में हमारे मार्केट को वो कैप्चर करने लगेंगी. दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम. तो देखिए इसका भी एग्जांपल है. हमारे यहाँ पे पहले 1970s 80s में एक कोल्ड ड्रिंक्स बिकती
थी, जो इंडिया की कंपनी थी काम्पा कोला, लेकिन जब फॉरेन कंपनियां ये थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट इनको अलाउ किया गया इंडिया में धीरे धीरे, ये फॉरेन ब्रांड्स, तो जब ये आई इंडिया में तो एक काम्पा कोला बंद ही हो गया। फिर से इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नो वेयर इट इज़ एनी काइंड ऑफ कंपटीशन और क्लोज टू कंपटीशन विथ दीज फॉरेन ब्रांड्स। तो ये प्रॉब्लम होती है, या तो हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स अपग्रेड कर जाते हैं या तो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। ये होता है इकोनॉमिक लिबरल अप्रोच में। अगर अपग्रेड कर गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बंद हो गए तो ऑफकोर्स उस सेक्टर में फॉरेन ब्रांड्स की मोनोपोली हो जाती है। और इसका ठीक अपोजिट होता है प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच, जिसमें सरकार जो है अपने देश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करती है। तो जो पुराने वाले लिबरल अप्रोच के बेनिफिट्स थे वो यहाँ के चैलेंज हैं, और लिबरल अप्रोच के जो चैलेंज थे वो यहाँ के बेनिफिट हैं। प्रोटेक्शनिस्ट मेजर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अनफेयर कॉम्पिटिशन से बचाया जा सकता है, और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। लेकिन चैलेंजेज यही हैं कि फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं बनाते हैं, इंटरनेशनल लेवल का वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं करते गुड्स एंड सर्विसेज में। तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अब जरा देखते हैं कि किस तरीके से अपनाया जाता है, कैसे प्रोटेक्शनिज्म दे सकती है सरकार। तो प्रोटेक्शनिज्म के कई सारे तरीके हैं। जैसे ये हमारा देश है मान लो, और कोई फॉरेन की कंपनी है जो दुनिया के किसी दूसरे कोने से हमारे देश में एक्सपोर्ट करना चाहती है, कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो अगर यहाँ से वो एक्सपोर्ट करना चाह रही है तो इंडिया में कोई ना कोई तो वो इम्पोर्टर होगा जो ये गुड्स को ख़रीद रहा होगा, और इंडिया में बाद में यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस देश के लिए, मान लो कोई देश है XYZ जो हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया के लिए यही चीज़ इम्पोर्ट हो गई, और जो भी इस प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करके बेचेगा वो उस इंसान को इसको इंपोर्ट करना होगा, और उसके लिए उसको भारत सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो आप अमेरिका से एप्पल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको पहले अमेरिका से एप्पल इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका का जो भी एक्सपोर्टर है वो तो एक्सपोर्ट कर रहा है, आप उसको जब इंपोर्ट करेंगे तो आपको भारत सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। अब अगर भारत सरकार नहीं चाहती कि आप अमेरिका से एप्पल इंपोर्ट करें, आप बस इंडियन एप्पल को ख़रीदें और उससे ट्रेड करें, अगर भारत सरकार ऐसा नहीं चाहती कि आप अमेरिका से एप्पल इंपोर्ट करें, तो भारत सरकार क्या करेगी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी। इट विल इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटी। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग द टैरिफ रेट, या इसको टैरिफ बैरियर्स कहते हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इंक्रीज टैरिफ बैरियर्स, अपने आप इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे भारत सरकार तो। सो दैट इज़ नोन एज टैरिफ बैरियर, और अपने आप इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाएगा। जब इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाएगा तो बाहर के प्रोडक्ट्स हमारे देश के अंदर नहीं आएंगे, और जब बाहर के प्रोडक्ट्स हमारे देश के अंदर उस फ्रीक्वेंसी से, उस एफिशिएंसी से नहीं आएंगे, तो हमारे देश के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आप इसी फिगर को देखो, अगर भारत सरकार ने खूब सारा इंपोर्ट ड्यूटी लगाया होता इन फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर, इस कोका कोला के ऊपर, स्प्राइट के ऊपर, तो हमारा कैंपा कोला को प्रोटेक्शन मिलता। दैट वुड हैव बीन अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा किया नहीं, बहुत ज़्यादा कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई, और इस कारण से हमारा कैंपा कोला बिजनेस से बाहर हो गया। सो दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, प्रोटेक्शनिज्म के और लिबरल अप्रोच के भी। अब करंट आर्टिकल के आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं। ये जो हमारा करंट आर्टिकल है ये एक लिबरल थिंकर ने लिखा है, वो ही इज़ इन सपोर्ट ऑफ लिबरल अप्रोच। उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि भारत सरकार को इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा लिबरल अप्रोच अपनाना चाहिए, मतलब अपनी इकोनॉमी को ओपन करना चाहिए, ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उन्होंने उसके लिए प्रूफ्स भी दिए हैं कि हाउ व्हेन इंडिया अडॉप्टेड लिबरल अप्रोच इंडियन इकोनॉमी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। देखिए 1991 में हमने LPG रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए थे, और 1991 के बाद से इन्होंने डाटा दिया है कि कैसे हमारे देश के अंदर पॉवर्टी कम हुई है। इन्होंने अरविंद पंगरिया कमेटी के कुछ डाटा रेकमेंड किए हैं या बताए हैं। उसमें उन्होंने बताया कि देखिए हमारे देश की पॉवर्टी, आप देखो 1950s के बाद से लेकर के लगभग 1990 तक हमारे देश की पॉवर्टी मोर और लेस सेम लेवल पे थी। लगभग 30% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर थे। अब देख सकते हैं इस डाटा को, इस ग्राफ को,
लेकिन 1991 में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अडॉप्ट किया, उसके बाद से पॉवर्टी लगातार हमारे देश में कम हो रही है और अब वो गिर करके लगभग 15% तक आ गई है। सो इससे एक बात तो क्लियर है कि एलपीजी अप्रोच अपनाने के बाद हमारे देश में पॉवर्टी रेट कम हुआ है। ओवरऑल द नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, वो परसेंटेज कम हुआ है। उसके अलावा अगर ओवरऑल इंडिया की जीडीपी की बात की जाए तो आप देखिए कि 1991 के बाद से इट हैज़ बीन राइजिंग एक्सपोनेंशियली। तो ये दो की आर्ग्यूमेंट्स हैं, दीज आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट कि अगर लिबरल अप्रोच अपनाया जब भारत सरकार ने, उसके बाद से हमारी इकोनॉमी के अंदर ये सब बेनिफिट्स हुए हैं। और इसी कारण से इस आर्टिकल में कहा गया कि हमारी सरकार को लिबरल अप्रोच पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, प्रोटेक्शनिज्म से ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। हमने स्टार्टिंग के 1950 से लेकर के 1990 तक लगभग 40 साल तक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अपनाया, फिर भी कुछ खास ना पॉवर्टी कम कर पाए ना कुछ खास जीडीपी को ग्रो करा पाए। उसके बाद हमने 30 सालों में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस रजिस्टर किया है। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्यों ये राइटर कह रहे हैं क्यों ये ऑथर कह रहे हैं कि हमें लिबरल अप्रोच फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में भारत सरकार के कुछ एक ऐसे स्टेप्स हैं दैट इज़ मोर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, जहाँ पे भारत सरकार हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, वोकल फॉर लोकल। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारे देश के लोगों को बस लोकल प्रोडक्ट्स को चुनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल ब्रांड्स को ही हम खरीदें। अब ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इससे एक नुकसान ये होगा कि हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो इंटरनेशनल कंपटीशन फेस नहीं करेंगे। इट विल बी अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। और जब वो इंटरनेशनल कंपटीशन फेस नहीं करेंगे तो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, एंड वेल दे विल नॉट अपग्रेड देमसेल्फ, स्लोली दे विल बिकम अनकॉम्पिटिटिव एंड दे वॉन्ट बी एबल टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, हमारी फॉरेक्स रिजर्व कम होगी। तो हमारे देश में हमें अपने मैन्युफैक्चरर्स को या सर्विस प्रोवाइडर्स को एक्स्ट्रा या एडिशनल सपोर्ट नहीं देना चाहिए। दे शुड बी एबल टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल प्लेयर्स, तभी जा कर के हम लोग लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएंगे। वोकल फॉर लोकल अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश के जो डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए और उनको इक्वली ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाया जाना चाहिए। जो दूसरा प्रोटेक्शनिस्ट मेजर भारत सरकार ने हाल फिलहाल में अपनाया है, दैट वाज पुलिंग आउट फ्रॉम RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके रिलेटेड हाल फिलहाल में हमने कई सारे आर्टिकल कवर किए हैं। ये हमने देखा था कि 16 मेंबर कंट्रीज़ की, जो एशिया पैसिफिक रीजन की 16 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में एक प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। 2010 से इस पे बातचीत चल रही थी और इंडिया इसका इनॉग्रल मेंबर था, मतलब स्टार्टिंग से इंडिया इसका मेंबर था। लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट में लास्ट ईयर इंडिया पुल्ड आउट ऑफ दिस प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और उसके बाद हाल फिलहाल में ये फिर से न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बाकी के 15 मेंबर्स ने मिल करके ये RCEP साइन कर लिया। इसके साथ ही RCEP फंक्शनल हो गया है, प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया। तो अब भारत इससे पुल आउट हो गया है, भारत इससे बाहर है। अब जो प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिस्ट्स हैं उनका कहना है कि हमने अच्छा किया, इट्स गुड दैट वी पुल्ड आउट। जबकि जो लिबरल इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है कि हमने RCEP से पुल आउट करके अच्छा नहीं किया। लिबरल्स तो हमेशा कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करें, जहाँ बेहतर प्रोडक्ट मिले वहाँ पे अपना बेचें, जहाँ बेहतर प्रोडक्ट मिले वहाँ से खरीदें। लिबरल्स तो यही कहेंगे। लिबरल्स विल नेवर सपोर्ट द आइडिया ऑफ टैरिफ बैरियर्स, एनी काइंड ऑफ बैरियर्स, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। सो लिबरल्स विल ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉरम्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो, तभी तो जाकर के हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे। सो पुलिंग आउट फ्रॉम RCEP वॉज ए काइंड ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच। Liberals are now criticizing the government of India for missing an opportunity। अब रियलिटी में कितना फ़ायदा होता, कितना नुकसान होता, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि RCEP को ज्वाइन ना करके हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान। लेकिन अभी के लिए तो लिबरल थिंकर्स, लिबरल इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं भारत सरकार को कि वी हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। अब इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हुए हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा है, जब भारत सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है फॉर इट्स प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा है कि इन द नेम ऑफ ओपननेस
we cannot allow dumping by countries like China. It gives unfair production advantage to others and our domestic manufacturers suffer. तो जयशंकर साहब का सीधा सीधा ये कहना है कि देखिए, लिबरल होना, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करना अच्छी बात है, लेकिन वो तब तक जब तक फेयर कंपटीशन हो, इक्वल कंपटीशन हो। लेकिन कुछ एक कंट्री हैं जैसे चाइना, ये फेयर कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, ये कुछ एक तरह की बेईमानी कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उसको हम लोग कहते हैं डंपिंग। अभी डंपिंग का क्या मतलब होता है मैं आपको थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा, अगले स्लाइड में समझाऊंगा। तो जयशंकर साहब ने कहा है कि लिबरल अप्रोच तो तब फॉलो होना चाहिए जब इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लेकिन यहाँ पे अनफेयर मीन्स भी अपना रही हैं कुछ फॉरेन कंट्री जैसे कि चाइना। एंड सिंस RCEP वाज मेनली ड्रिवन बाय चाइना, इसका मेन कंट्री है चाइना, इसलिए इंडिया ने RCEP ज्वाइन नहीं किया है। जब तक चाइनीज़ कंसर्न रहेगा हम RCEP ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ज़रा समझते हैं कि किस तरीके से चाइना अनफेयर गेम प्ले कर रहा है। व्हाट इज़ दिस टर्म डंपिंग, ज़रा देखते हैं। देखो, डंपिंग is a term used in the context of international trade. It's when country or a company export a product at a price that is lower in the foreign importing market than the price in the exporter's domestic market. सरल शब्दों में मैं बताता हूँ, देखो फिगर की मदद से समझो, चाइना का एग्जाम्पल लेकर के समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लो चाइना, अपने देश में चाइना की कोई कंपनी हो, अपने देश में वो स्टील रॉड बना रही हो, और अपने देश में वो कंपनी अपने देश चाइना के अंदर वो बेच रही हो स्टील रॉड एट ₹1000 पर टन। जो भी उनका करेंसी है युआन, उसको मान लो कन्वर्ट करके वो रुपीज़ में वैल्यू आती है ₹1000 पर टन। अपने देश में 1000 रुपये पर टन में वो स्टील बेच रहा है मान लो, लेकिन जब इंडियन मार्केट में वो प्रोडक्ट को बेचने आता है तो दाम और सस्ता कर देता है, ₹800 पर टन। ये कैसे होगा? जब अपने देश में आप 1000 रुपये पर टन बेच रहे हैं तो नेचुरली आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा और महंगे दामों में, 1100 या 1200 रुपये पर टन करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी तो ऐड होगा। लेकिन कभी कभार कुछ देशें उसको जानबूझ करके घटा देती हैं। कैसे घटाने के लिए? उस देश की सरकार पैसा देती है। मान लो कोई कंपनी है ए या XYZ स्टील्स, उसका अपने देश में वो 1000 रुपये पर टन में बेच रही है, तो इस देश में तो ठीक 1000 रुपये पर टन में बेच रही है। जब वो इंडिया में एक्सपोर्ट करेगी तो चाइनीज़ सरकार बोलेगी XYZ स्टील को कि देखो तुम 1000 रुपये पर टन में ना बेचो, तुम इसको 800 रुपये टन में बेचो। इससे होगा क्या? और बाकी के जो 200 रुपये हैं चाइनीज़ सरकार बोलेगी कि हमसे ले लो। तो मतलब 200 रुपये की सब्सिडी दे देगी चाइनीज़ सरकार इस स्टील कंपनी XYZ को। इसी को कहते हैं डंपिंग। जब अपने डोमेस्टिक मार्केट में आपका जो प्राइस है उससे सस्ता आप बेच रहे हैं किसी फॉरेन मार्केट में, इसको कहते हैं डंपिंग। मतलब आप अपना माल यहाँ पे सस्ते दामों पे डाल रहे हैं। डंपिंग क्यों की जाती है ज़रा आप ये भी समझते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ टैक्टिक टू डिस्ट्रॉय द इंडस्ट्री ऑफ इम्पोर्टर कंट्री एंड कैप्चर द मार्केट। देखो इससे होगा क्या कि हमारे देश के जो स्टील बनाने वाले कंपनी हैं धीरे धीरे वो बर्बाद होंगे, उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनका खर्चा होगा मान लो 900 रुपये पर टन, और ये चाइनीज़ कंपनी 800 रुपये पर टन में बेच रही है स्टील, जबकि इसका खुद का खर्चा 1000 रुपये पर टन है, लेकिन 200 रुपये का पीछे से सब्सिडी लेकर के 800 रुपये पर टन में बेचेगी। तो इंडियन जो स्टील बनाने वाली कंपनियाँ वो धीरे धीरे बंद होने लगेंगी, मार्केट से बाहर होने लगेंगी। और एक बार जब पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर हो जाएगा, इंडियन कंपनियां बंद हो जाएंगी, तो बाद में इसका फ़ायदा उठाएंगी ये स्टील बनाने वाली कंपनी चाइना की। बाद में इसका प्राइस बढ़ा करके 1200 रुपये 1300 रुपये करके वो प्रॉफिट कमाएगी। तो इस तरीके से डंपिंग एक अनफेयर मीन्स है जो कुछ देश अपनाते हैं, खासकर चाइना अपनाता है इंडिया के अगेंस्ट या बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अगेंस्ट। और इसी कारण से इंडिया ने RCEP ज्वाइन नहीं किया। इंडिया ने एक इशू रेज किया था कि अगर हमें जब भी लगेगा कि चाइना डंपिंग कर रहा है हमारे खिलाफ, तो हमें एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम टैरिफ बैरियर्स को रेज कर सकें। लेकिन इस तरह का ऑप्शन, इस तरह का प्रिविलेज इंडिया को नहीं मिला इन RCEP। दैट इज़ वाई इंडिया पुल्ड आउट। तो अब आप समझ सकते हैं जयशंकर साहब के इस स्टेटमेंट को आप अब रियलाइज़ कर पाएंगे कि ठीक है, लिबरल अप्रोच अच्छी बात है, हमें इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए, कंपटीशन बढ़ता है, एफिशिएंसी आती है, ओवरऑल सर्विसेज की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कोई कंट्री अनफेयर गेम खेल रहा है, डंपिंग कर रहा है, फिर भी हम इन द नेम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इस अप्रोच को फॉलो करते रहें। वी विल नॉट अलाउ इट टू हैपन। तो ये है सरकार का स्टैंड। The next article is taken from national segment. It is about definition of public place. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. समझते हैं इस आर्टिकल का, पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। तो देखो, दिल्ली के एक लॉयर हैं सौरभ शर्मा साहब।
इनके ऊपर 500 रुपये का फ़ाइन लगा दिया गया इन द मंथ ऑफ सितंबर, जब ये गाड़ी चला रहे थे दिल्ली में कहीं किसी एक जगह पे, और उस टाइम में इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो फॉर नॉट वियरिंग ए मास्क वाइल ड्राइविंग हिज कार, इनके ऊपर 500 रुपये का फ़ाइन लगाया गया। इसके बाद ये हाई कोर्ट पहुँच गए और इन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया अगेंस्ट दिल्ली पुलिस कि इनके ऊपर जो फ़ाइन लगाया गया है वो गलत फ़ाइन लगाया गया है, 500 रुपये का फ़ाइन, और इन्होंने वो रिफ़ंड मांगा 500 रुपये का। उसके ऊपर से इन्होंने 10 लाख रुपए का और केस ठोक दिया मेंटल हरासमेंट का, कि इन्होंने जो ज़बरदस्ती फ़ाइन लगाया उससे मुझे मेंटल हरासमेंट हुआ, इसलिए मुझे 10 लाख रुपये कंपनसेशन में चाहिए। तो ज़रा समझते हैं कि कौन से ग्राउंड पर इन्होंने केस किया दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट। इन्होंने जो देखो ग्राउंड बताया कि देखिए, कार के अंदर मैं अकेले बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग अलोन, और कार के अंदर मैं अकेले बैठा हुआ था और उस टाइम में मैंने मास्क नहीं पहना था। लेकिन कार जो है वो मेरी तो प्राइवेट प्लेस है, वो मेरा खुद का प्राइवेट स्पेस है, कोई बैठा भी नहीं था वहाँ पे। और अगर दिल्ली सरकार का आप ऑर्डर देखें, जो चेयरमैन ऑफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिनने जो ऑर्डर रिलीज़ किया था रिगार्डिंग मास्क, उसमें साफ साफ लिखा है कि इट हैज़ बिकम इम्परेटिव दैट इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वियरिंग ऑफ मास्क बाय एनी पर्सन हु इज़ मूविंग इन एनी पब्लिक प्लेस इज एसेंशियल। तो पब्लिक प्लेस पे मैं जब हूँ तो मुझे मास्क पहनना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। लेकिन मैं जब अपने कार के अंदर अकेले बैठा हुआ था तो मैं पब्लिक प्लेस में तो था ही नहीं, दिस व्हीकल वाज माय प्राइवेट जोन, मैं प्राइवेट जोन में बिना मास्क के बैठा था और पुलिस ने मेरे ऊपर फ़ाइन लगा दिया। इस कारण से ये फ़ाइन अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइबल है और मुझे इसका रिफ़ंड मिलना चाहिए और 10 लाख रुपये मिलने चाहिए फॉर मेंटल हरासमेंट। अब इस पे दिल्ली सरकार ने क्या रिस्पॉन्ड किया है वो ज़रा समझते हैं। तो दिल्ली सरकार ने रिस्पॉन्ड किया है, देखिए अभी इसकी सुनवाई होने वाली है आगे आने वाले 7 दिसंबर को। अभी इस मैटर पे सुनवाई हुई नहीं है दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में वो ज़रा देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने आर्ग्यूमेंट दिया है कि देखिए, सतविंदर सिंह सलूजा केस 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे या रोड पे या किसी भी ओपन प्लेस पे गाड़ी के अंदर भी बैठे हैं तो भी दैट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक प्लेस। मतलब सतविंदर सिंह सलूजा केस ऑफ 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस को डिफाइन किया है और उसके हिसाब से अगर आप सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और उस गाड़ी आपकी खुद की प्राइवेट गाड़ी है, फिर भी वो जो स्पेस है गाड़ी के अंदर का वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक स्पेस। जरा देखते हैं सतविंदर सिंह सलूजा केस का क्या बैकग्राउंड था। देखो, 4 लोग झारखंड से बिहार के अंदर इंटर हुए इन 2016 ऑन 25 जून 2016 और इन 4 लोगों ने थोड़ी शराब पी रखी थी। सो उन लोगों का जो ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है उसके हिसाब से पता चल गया कि उन्होंने शराब पी रखी है। एंड सिंस बिहार इज ए ड्राई स्टेट अकॉर्डिंग टू बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, तो इन 4 लोगों को बुक किया गया अंडर दिस एक्ट। इनको जेल भेज दिया गया कि इन्होंने शराब पी रखी है। फिर इन्होंने केस कर दिया, पहले तो वहाँ के लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ केस कर दिया अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ बिहार गवर्नमेंट। फिर पटना हाई कोर्ट में केस किया। इनका केस का बैकग्राउंड क्या था? इनका बैकग्राउंड भी यही था कि हमने पब्लिक प्लेस में शराब नहीं पी है, हम तो प्राइवेट कार में बैठे थे और वहाँ पे हम शराब पिए हुए थे, तो इस हिसाब से ये केस नहीं बनता है बिकॉज वी वर नॉट सिटिंग एट द पब्लिक प्लेस। तो फिर ये मैटर जब पटना हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया तो दे टुक दिस मैटर टू सुप्रीम कोर्ट और फिर इस केस में, इस सतविंदर सिंह सलूजा केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि व्हाट इज़ पब्लिक प्लेस। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस मीन्स ऑल दोज प्लेसेस दैट आर ओपन एंड एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक। तो रोड है, रोड एक ओपन प्लेस है दैट इज़ ओपन एंड एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक। तो अगर रोड के ऊपर जो भी चीज़ रखी है, जो भी चीज़ चल रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ पब्लिक प्लेस। सो कार इज़ रनिंग ऑन द रोड, सो फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मोमेंट इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक प्लेस। वो बात अलग है कि उसमें कोई इंटर नहीं कर सकता बिना आपके परमिशन के, बट एज लॉन्ग एज इट इज़ ऑन द पब्लिक ग्राउंड, पब्लिक प्लेस, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ पब्लिक स्पेस। और यही कारण है, देखिए एक चीज़ आपको और पता होगी कि कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसे भी नियम है कि आप अपने कार के शीशे के ऊपर ब्लैक फिल्म नहीं
लगा सकते। इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चलती कार के अंदर बहुत सारे क्राइम्स हो जाते हैं, खासकर क्राइम अगेंस्ट वीमेन, सेक्सुअल हरासमेंट के क्राइम हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए कार पे ब्लैक फिल्म्स आप नहीं लगा सकते। ये जो कार पे ब्लैक फिल्म ना लगाने का ऑर्डर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज़ करती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बेसिस पे ही रिलीज़ करती है कि आप कार में अगर पब्लिक प्लेस पे चल रहे हैं तो अब आप ये नहीं कह सकते कि कार मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये मेरा प्राइवेट स्पेस है और मैं यहाँ पे ब्लैक फिल्म लगाऊंगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने घर के अंदर पर्दा लगाता हूँ, घर का जो स्पेस है वो आपका प्राइवेट स्पेस है, नो डाउट, बट द मोमेंट यू टेक योर कार आउटसाइड ऑन द पब्लिक रोड, द कार स्पेस इनसाइड नो लॉन्गर रिमेन्स अ प्राइवेट स्पेस। और इस कारण से आप जैसे घर पे पर्दा लगाते हैं वैसे कार के अंदर पर्दा नहीं लगा सकते, और इसी कारण से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये ऑर्डर दे सकता है कि आप कार के ऊपर, उसके शीशे के ऊपर ब्लैक फिल्म नहीं लगा सकते। सो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट गिवन बाय द और डायरेक्टिव्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सतविंदर सिंह सलूजा केस ऑफ 2016. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Param Siddhi computer. This topic is important from our syllabus paper 4 indigenization of technology point of view. तो न्यूज आर्टिकल समझ लेते हैं। तो देखो, हमारे देश का एक सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, उसको टोटल वर्ल्ड रैंकिंग में, ग्लोबल रैंकिंग में 500 सुपर कंप्यूटर्स में से इसकी 63rd रैंकिंग आई है अमंगस्ट नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो टोटल 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड में हमारे देश का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि की रैंक आई है 63। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर्स वो होते हैं जिसकी ऑल द कंपोनेंट्स आर एट सिंगल लोकेशन, और इस केस में जो हमारा सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, इसके सारे कंपोनेंट्स एक सिंगल लोकेशन पे हैं, दैट इज एट द सीडैक सेंटर इन पुणे। परम सिद्धि को बिल्ड किया गया है अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं। दैट वाज ब्रॉट इन 2015, और इसके अंतर्गत हमारे देश में 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे विथ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ 4,500 करोड़। इस मिशन का टाइम पीरियड है 7 ईयर का, फ्रॉम 2015 टू 2022, एंड दिस मिशन इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड जॉइंटली बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओवरऑल जो सीडैक पुणे वाला सेंटर है उसके बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं। देखो, ये जो सीडैक पुणे वाला सेंटर है, ये हमारे देश में सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए ये काम करता है। ये सबसे प्रीमियर एजेंसी है जो हमारे देश में सुपर कंप्यूटर्स बनाने का काम कर रही है। इसको बनाया गया था 1987 में राजीव गांधी सरकार द्वारा। देखो, राजीव गांधी सरकार, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में उन्होंने यूएस को रिक्वेस्ट किया था, अमेरिका को रिक्वेस्ट किया था कि वो हमें एक तरह का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था क्रे सुपर कंप्यूटर वो दे दें फॉर सम मिलिट्री यूज। लेकिन और उसका हम लोग और भी यूज करने वाले थे, हमने उसकी ज़रूरत थी मॉनसून को एनालाइज करने की। तो हम लोगों ने क्रे सुपर कंप्यूटर यूएस से रिक्वेस्ट पे मांगा था, लेकिन यूएस ने उसको हमें दिया नहीं था। उसने कहा कि इसके आप मिलिट्री मिसयूज कर सकते हैं। तो इस कारण से फिर राजीव गांधी सरकार ने फैसला लिया कि हम अपने देश में अब खुद का सुपर कंप्यूटर बनाएंगे, और उसके लिए सीडैक सेंटर खोला गया पुणे में, उसकी हेडक्वार्टर रखी गई, और तब से सीडैक सुपर जो सेंटर है हमारे देश में सुपर कंप्यूटर्स को बनाने का काम कर रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It talks about Prime Minister micro food processing scheme. This topic is important from our syllabus paper 4 economics, especially agriculture segment point of view. So सबसे पहले समझते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। जैसा नाम से ही आपको पता चल जाएगा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम। तो जो छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज हैं, फूड प्रोसेसिंग का तो मतलब आप समझते ही होंगे, जो भी ये रॉ फूड हैं, जैसे टमाटर है, इसकी प्रोसेसिंग करके चटनी बना दी या केचप बना दिया, उसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। आलू है, आलू की प्रोसेसिंग करके चिप्स बना दिया। तो छोटी छोटी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे देश में, जो इनफॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, लोकल लेवल पे चल रहे हैं, जिनकी कोई खास ब्रांडिंग नहीं है, उन सबको डेवलप किया जाएगा और उनको फॉर्मलाइज किया जाएगा। यही पर्पस है अंडर दिस प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। ओवरऑल इस
इस स्कीम के लिए बजट एलोकेशन किया गया ₹10,000 करोड़ का। एंड दिस विल बी अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब इसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। तो 60% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स लगाएगी। और ये प्रोजेक्ट जो चलेगा वो चलेगा फ्रॉम 2020 टू 2024-25। अब इस का ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जो छोटे छोटे फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर वाले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं उनको फॉर्मलाइज करना है। उससे होगा क्या कि उनकी ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ जाएगी, उनकी फूड की क्वालिटी बढ़ जाएगी और वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। और इसके लिए क्या करेगी भारत सरकार? सस्ते दामों पे इन सारे जो छोटे छोटे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज हैं इनको सस्ते दामों पे लोन दिलाएगी। इस स्कीम में प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम में एक इंपॉर्टेंट अप्रोच अडॉप्ट किया जा रहा है। उस अप्रोच का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच। इसमें किया जाएगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो वहाँ का जो खास प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अररिया का देसी घी, यूपी में पहले स्टार्ट किया गया था, बलरामपुर की दाल, तो कौसम्बी का बनाना। इस तरीके से अलग अलग जगहों का, हर एक जगह का आपको पता होता है कोई ना कोई प्रोडक्ट काफ़ी नामी होता है, उस प्रोडक्ट पे खासकर फोकस किया जाएगा और उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं उनको खासकर इंसेंटिवाइज किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच है ये पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्टेट में अप्लाई किया था, बाद में भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट कर लिया। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 202 to 204. Topic number 202 is about Majuli Island. Majuli is a large river island in the Brahmaputra river in Assam. Majuli is the largest river island in the world. Its total area is 515 square kilometer. Majuli started to shrink because of erosion by Brahmaputra river. This Majuli island is formed by Brahmaputra river in the south and the Kharkutia river, that is a branch of Brahmaputra, joining Subansiri river in the north. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 203 is about Plastic Management Award 2020. Dibrugarh has received Plastic Management Award of 2020. Dibrugarh has been declared best district regarding plastic management in entire India. This award has been given under Swachhta Hi Seva campaign. Please attempt this question that is based on topic number 203. Topic number 204 is about 126th Constitutional Amendment Act. According to this act, the reservation for SC and STs will be extended for 10 more years, while reservation for Anglo-Indians in Lok Sabha and State Legislative Assembly has been removed. Please attempt this question that is based on topic number 204. This is the answer of question number 199 to 201 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इंश्योर्स 26 वीक्स ऑफ पेड लीव फॉर मदर, दिस स्टेटमेंट इज राइट। पैटर्निटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 2018 इंश्योर्स 15 डेज, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऐसा कोई एक्ट अभी तक पास हुआ ही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 ओनली। दूसरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग माइक्रोवेव वेपन, दीज वेपन्स आर वेरी इफेक्टिव एंड किल्स इंस्टेंटली, दिस इज रॉन्ग। And recently China used microwave weapon against Indian army in Ladakh, this statement is also wrong. This was a fake news. So both statements are wrong. Correct answer is option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.